हाँ जी दोस्तों, तो खत्म नहीं हुआ अभी इंडिफरेंस कर्व हमारा भी। इसके अंदर काफी सारी बातें रहती हैं, काफी सारी डिस्कशन रहती है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व की क्या फीचर्स है। हमने बेसिक देख लिया, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो देख लिया, उसके बाद हमने इंडिफरेंस मैप क्या होता है वो देख लिया, उसके बाद हमने एमआरएस क्या होता है ये देख लिया। अगला टर्म आ रहा है हमारा कि हम फीचर्स देखना चाहते हैं, हम प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट और कुछ दो बच जाएंगे छोटे छोटे, उसको हम और देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब जाके आपका पूरा ये कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी जो है ये समाप्त हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको और डीप क्लैरिटी मिलेगी इंडिफरेंस कर्व के बारे में, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट था। बट जब हम इसके फीचर्स को जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, तो आपको इसके बारे में और एनालिसिस जानने को मिलेगा और इसके बारे में आप इसको गहराई में समझ पाओगे कि इंडिफरेंस कर्व है क्या, चाहता क्या है, क्या इसकी अच्छाई है, क्या इसकी बुराई है। पहला इसका फीचर्स आता है ये कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो एक तो डाउनवर्ड होगा और दूसरा हमेशा राइट की तरफ जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ नहीं जाएगा। क्या है इसके पीछे रीजन? दिस प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट टू कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। दो कमोडिटीज को एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है व्हेन द अमाउंट ऑफ वन गुड इज इन द कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज्ड, द अमाउंट ऑफ अदर गुड इज रिड्यूस्ड। जैसे कि हमने देखा था फूड और क्लोथ के केस में कि भाई साहब फूड को अगर आपको बढ़ाना है तो क्लोथ आपका कम होता जाएगा, क्लोथ बढ़ाना है तो फूड कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉम्बिनेशन ये इसी तरीके से बनता है। आपको सब्स्टिट्यूशन खेलना है तो आपको कुछ फॉरगो करना पड़ेगा फॉर गेन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, खेल चलता रहता है और तभी जाके आपका एक कॉम्बिनेशन बन पाता है। तो ये कहीं ना कहीं जरूरत है, ये एसेंशियल है। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ ऐसी मजे में किया जा रहा है, दिस इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। रीजन बीइंग क्योंकि आपकी जो बजट है वो लिमिटेड होगा, तो आप मोर अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए। आपके पास जो है उसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको दूसरी यूनिट एडिशनल मिल पाएगी। इफ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज टू रिमेन द सेम ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, ये एक जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जो मेंटेन करके रखना है वो क्या, कि सेटिस्फैक्शन जो हो वो सेम टू सेम रहे, उसके अंदर बदलाव ना हो। तो इसलिए आपको एक को फॉरगो करना पड़ेगा दूसरे को गेन करने के लिए, तभी जाके आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बिल्कुल सैचुरेट रह पाएगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम रह पाएगा। दिस इज द रीजन नंबर वन। व्हाट? कि भाई साहब इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, और वो डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि आपके पास दो कमोडिटी होती है और उसके अंदर आपको एक को छोड़ के दूसरे को अचीव करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक कमोडिटी जब आपकी, लेट से मैं एक ग्राफ बनाता हूं, एक कमोडिटी आपकी यहां पे थी, एक कमोडिटी यहां पे थी, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में आप दूसरे की ये ले पा रहे थे। अगर आप दूसरे पॉइंट पे आओगे तो आपको इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये नीचे आएगा तभी ये बढ़ पाएगा। ये और बढ़ाना है तो इसको और नीचे लाना पड़ेगा तभी ये बढ़ पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉम्बिनेशन आपस में ऐसा ही बनेगा, इस पे जितने भी पॉइंट्स क्रिएट होंगे वो ऐसे ही बनेंगे। जब आपका एक कम होगा तो ही दूसरा बढ़ेगा और दूसरा कम होगा तभी ये वाला बढ़ पाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन चलता है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही, विच इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ताकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम बना रहे। तो इसलिए ये हमेशा इसी तरीके से प्लॉट होता है। नेक्स्ट पॉइंट 2 आता है, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब ये जो होगा, ये जो आपका ग्राफ है, ग्राफ का ये ओरिजिन है, इसके थ्रू ये हमेशा कॉन्वेक्स क्रिएट होगा। हमेशा ये कॉन्वेक्स क्रिएट होगा, मतलब इसकी तरफ ये पीठ दिखा के ही बनेगा हमेशा, कभी भी इसका फेस नहीं दिखाई देगा, इसका हमेशा पीठ दिखाई देगी। अब ऐसा क्यों होता है तो उसको समझेंगे, और यहाँ पे इसकी थोड़ी और डीप बातें भी यहाँ पे गिवन है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एज मोर एंड मोर ऑफ वन कमोडिटी एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर वाई। जब आप एक x को छोड़ोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे दूसरे y के लिए, द कंज्यूमर इज विलिंग टू पार्ट विद लेस एंड लेस ऑफ द कमोडिटी बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज y। दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो आपने पीछे देखा एमआरएस समझा था, वो क्या समझा था कि जब आपको एक्सचेंज करना होता है तो आप जब पहला एक्सचेंज करते हो तो आप ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हो, लेकिन दूसरे में आपकी सेक्रीफाइस की लेवल जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो घटने लगता है, वो गिरने लगता है, जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा है। Thus, in our example of food and clothing, as a consumer has more and more units of food, he is prepared to forgo less and less unit of clothing. ये हमने पीछे समझ लिया, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। This happen mainly because the want for a particular good is satiable, and as a person has more and more goods, his intensity of want for the good goes on diminishing. Same point है, दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, रिपीट हो रहा है। In other words, the subjective value attached to the additional quantity of a commodity decreases fast in relation to the other commodity whose total quantity is decreasing. मतलब कि कह रहा सब्जेक्टिव वैल्यू अटैच टू एडिशनल क्वांटिटी, मतलब जो एडिशनल पाने की जो हमारी चाहत थी वो गिरने लगती है।
एडिशनल पाने की जो चाहत थी, जो हमारी पहले चाहत थी ज्यादा, इसलिए हम उसके लिए ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। लेकिन अब जब मेरी वो जो अटैचमेंट थी वो कम हो रही है, गिर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरी क्वांटिटी होगी, टोटल क्वांटिटी भी जो होगी अदर कमोडिटी की, वो भी आपकी गिरने लगेगी। द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिव कन्वेक्स शेप टू द इंडिफरेंस कर्व। मतलब ये रीजन है बेसिकली कि डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से ही जो आपका शेप है इंडिफरेंस कर्व का, वो कन्वेक्स शेप प्रोवाइड करता है। नाउ अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूट की बात बताई थी पीछे, जिसके अंदर हमने थोड़ी चर्चा की थी, फिर हमने कहा था कि इसके बारे में आपको और डीप में जानने को मिलेगा, उसको और समझो जरा। यहां पे कह रहा है, हाउएवर देयर आर टू एक्सट्रीम सिचुएशन। एक्सट्रीम सिचुएशन की बात हो रही है सर। When two goods are perfectly substitute, अगर दो गुड्स हैं वो perfectly substitute होंगे to each other, the indifference curve is a straight line on which MRS is constant। वहां पे MRS क्या है आपका? कांस्टेंट है, वो आपका डिक्रीज नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं फूड की ही बात करूं, मैं एक कॉम्बिनेशन में फूड ही रखूं और व्हीट रखूं, और उसी में दूसरा कॉम्बिनेशन में भी मैं फूड ही, और दूसरा आइटम भी मैं फूड ही रखूं, और उसको मैं वहां पे राइस रखूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई राइस ज्यादा नहीं छोड़ेगा टू गेन व्हीट। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है और दोनों के दोनों को सेम जगह पे यूज किया जा सकता है, एक तरीके से यूज किया जा सकता है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं कह रहा हूं कि भाई साहब एक टी है, एक कॉफी है, अगर ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को मैं एक साथ रख दूंगा तो उसके मैं किसी को बोलता हूं कि भाई साहब तुम कॉफी ज्यादा फोगो करो फॉर गेनिंग टी, वो कहेगा क्यों भाई साहब, कॉफी भी मेरे को वैसे चल रहा है जैसे टी चलेगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो कभी भी जब आपके परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, तभी आपका एमआरएस जो होता है वो डिमिनिशिंग नेचर में क्रिएट होता है। रीजन बीइंग, जैसे कि आपने देखा, फूड और क्लोथ। अब फूड और क्लोथ है तो उस केस में ऑब्वियसली बात है कि डिमिनिशिंग नेचर में आपका एमआरएस क्रिएट होगा। क्यों होगा? क्योंकि फूड मतलब फूड पाने के लिए वो क्लोथ ज्यादा छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि फूड से वो काम वो नहीं करा सकता जो क्लोथ से चल पाएगा, या क्लोथ से वो काम नहीं चला सकता जो फूड से चल पाएगा। लेकिन टी कॉफी में एक जैसा काम चल सकता है, इसलिए वो हमेशा यही चाहेगा कि वो उतना ही कॉफी सेक्रीफाइस करे जितना उसको टी मिल रहा है, ज्यादा की उसकी जरूरत नहीं है। रीजन भी क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, वो कोई दिक्कत है, ना मिले हम कॉफी से काम चला लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन जब भी होगी तो आपका इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो कन्वेक्स शेप का नहीं होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और एमआरएस वेस्ट सिचुएशन में कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। एंड व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है जैसे कि प्रिंटर एंड कार्टेज, तो उस केस में क्या होगा? द इंडिफरेंस कर्व विल बी कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। इस केस में क्या होगा? दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। मतलब कि इस केस में अगर मैं कहूं ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ इस केस में ऐसा बनेगा। मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन होंगे, एक कुछ ऐसे आएगा और एक कुछ ऐसे आएगा, मतलब एल शेप का आपका बनेगा। और स्टिल जो इसका शेप होगा, मतलब जो ये एक तरीके से शेप प्रोवाइड करेगा, वो कन्वेक्स ही होगा ओरिजिन की तरफ। मतलब अगेन यहाँ पे पीठी दिखाई देगी, लेकिन ये इस तरीके का न्यूट्रल नहीं बनेगा, ऐसे फ्लो में नहीं आएगा, ये एल शेप का आपका ग्राफ क्रिएट होगा इन केस ऑफ व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द इंडिफरेंस कर्व विल कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन विद अ राइट एंगल। जैसे राइट एंगल बन रहा है ना, ये तो इस तरीके से राइट एंगल बनेगा, बेंट which is convex to the origin, और in other words it will be L shape। ये एक तरीके से L शेप में क्रिएट होगा, दो प्रोडक्ट होंगे और दोनों इस तरीके से चलेंगे आपके। तो व्हाट आपको क्या समझ में आया कि अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस केस में आपका ये कुछ इस तरीके से होता है और कन्वेक्स शेप प्रोवाइड करता है। अगर ये आपका परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होगा तो उस केस में आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उस केस में आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो उस केस में आपका L शेप का बनेगा, जिसमें भी ये कन्वेक्स टू ओरिजिन ही होगा। चलिए सर, ये चीज भी समझ में आती है हमें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या फीचर है इसका? तो कह रहा है इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों सर? इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा, इसको समझो जरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व है, मतलब एक इंडिफरेंस मैप है, उसके अंदर दो या तीन इंडिफरेंस कर्व है, तो वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो इसका बेस है, जो इसका कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का, वही एब्सर्ड हो जाएगा। कैसे होगा उसको समझते हैं। No two indifference curves will intersect each other, although it is not necessary that they are parallel to each other. In case of intersection, the relationship becomes logically absurd. अगर intersect कर जाएगा तो जो relationship है वो आपका absurd हो जाएगा, because it would show that higher and lower levels are equal. जो higher level है, जो ये है और जो ये है, दोनों को दोनों equal हो गया, जबकि हमारा concept ही नहीं है, which is not possible. This property will be clear from picture number 15। जो फिगर नंबर 15 है वो आपको बता रहा है अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसकी एनालिसिस क्लियर नहीं हुई, इसकी और एनालिसिस समझेंगे सर, फिर जाके क्लैरिटी देगा आपको। क्या कह रहा है? इन फिगर 15 IC1, ये है IC1 आपका, इसको और कंप्लीट देखने की कोशिश करें। चलिए इतने से काम चल जाएगा। एक IC1 है एंड IC2 है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है A। बहुत बढ़िया।
सिंस ए एंड बी लाइन ऑन IC1, ये ए पॉइंट और ये बी जो है ये IC1 पे है, इसका क्या मतलब निकल के आता है बताओ जरा। यहां तक जो आपने पढ़ा इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर एक IC के ऊपर 2 पॉइंट क्रिएट होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सेटिस्फेक्शन ए प्रोवाइड करेगा वही सेटिस्फेक्शन बी प्रोवाइड करेगा, और जो हमारा कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट है कि वो ए को चूज कर ले बी को चूज कर ले, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको एक्स ज्यादा चाहिए या वाई ज्यादा चाहिए, गुड एक्स ज्यादा चाहिए या गुड वाई के ज्यादा चाहिए, वो उसकी चॉइस होगी। लेकिन वो दोनों में से किसी को भी चूज करता है, उसको सेटिस्फेक्शन जो प्रोवाइड होगा वो सेम प्रोवाइड होगा। ठीक है सर। अब हम कहते हैं अगर IC2 में बात करें तो A और C IC2 के पॉइंट है। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन निकलेगा कि भाई साहब A जो है वो ही उतनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा जितना आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कौन, C। इसका मतलब यही है ना कि IC1 पे है AB, इसका मतलब A जो है वो B के बराबर है, A जो है वो B के बराबर है। और हम कहते हैं कि IC2 पे है A और C, इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि A जो है वो C के बराबर है इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि A B के बराबर सेटिस्फेक्शन देगा IC1 में, किसमें, IC1 में, और A जो है वो C के बराबर सेटिस्फेक्शन देगा IC2 में। तो नटशेल में क्या निकल के आ रहा है कि B और C जो है वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। इसका तो क्रक्स यही हुआ ना कि इसका मतलब ये निकल के आया कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये बताना चाह रहा है कि B और C सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, जबकि B यहां है और C यहां है। तो क्या ये पॉसिबल है कि B और C सेम सेटिस्फेक्शन दे? यहां पे कोई इंसान X के इतने यूनिट खरीद सकता है और Y के इतने यूनिट खरीद सकता है, लेकिन यहां पे वो X के ज्यादा यूनिट खरीद पाएगा और Y के भी ज्यादा यूनिट खरीद पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ये कभी भी सेम सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे? नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो कि आपके पूरे रिलेशनशिप की ऐसी की तैसी कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल कि इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर जाए। नाउ समझते हैं इसको। सिंस A and B lie on IC1, they give same satisfaction to the consumer. Similarly, A and C जो है वो IC2 के ऊपर है, they give same satisfaction to consumer. This implies that combination B and C are equal. इसका मतलब क्या निकल गया है कि B और C क्या है, इक्वल है in terms of satisfaction. But a glance will show that this is an absurd conclusion. अगर कोई कहता है कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही कंक्लूजन निकला, मस्त मजा आ गया, बिल्कुल ही नकली कंक्लूजन है। रीजन बीइंग because certainly combination C is better than B. मतलब कि भाई साहब कोई बोले B और C में कौन अच्छा, तो कोई बोलेगा C अच्छा है, आप कह रहे हो दोनों बराबर है, तो ये तो फिर दिक्कत हो गई ना यहाँ पे। बिकॉज इट कंटेन्स मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X, क्यों? क्योंकि भाई साहब X के यूनिट भी आप यहाँ पे ज्यादा खरीद सकते हो एंड Y के भी ज्यादा ले सकते हो। Thus we see that no two indifference curve can touch and cut each other. मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कट करें या आपस में टच करें। ठीक है सर, तो ये भी एक कंक्लूजन आपको यहां से पता लगा कि इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है एज कंपेयर टू लोअर इंडिफरेंस कर्व। ये चीज आपने पीछे इंडिफरेंस मैप में भी देखी थी, उसी चीज को बस रिपीट किया गया, कुछ खास बात नहीं है। दिस इज बिकॉज कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व कंटेन मोर ऑफ ईदर वन और बोथ गुड्स। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक गुड्स आपको ज्यादा मिल रहा हो हायर इंडिफरेंस कर्व के अंदर, या हो सकता है कि दोनों आपको ज्यादा मिल रहे हो हायर इंडिफरेंस कर्व के अंदर, एंड मोर गुड्स आर प्रिफर्ड टू लेस ऑफ देम। और ये बिल्कुल जनरल सी बात है कि जहां आपको ज्यादा गुड्स मिल रहा होगा आप उसी को प्रेफर करोगे। तो इसलिए एक सिंपल कंक्लूजन निकला कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हमेशा हायर सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू लोअर इंडिफरेंस कर्व। नाउ इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच ईदर एक्सिस। ये चीज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आपको याद हो, कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी अपने किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। एक्सिस का मतलब या तो ना ही वो एक्स को टच करेगा ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगा। ये चीज आपको यहां पे बताई गई है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये यहां टच कर गया। यहां टच करने का मतलब क्या हुआ? यहां टच करने का मतलब क्या है कि उसको सिर्फ एक्स की रिक्वायरमेंट है, वाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहां टच करने का मतलब क्या है कि उसको सिर्फ y की रिक्वायरमेंट है, x की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब इस वाले पॉइंट पे क्या निकल के आ रहा है कि y, इस वाले पॉइंट पे क्या निकल के आ रहा है कि आपका जो x हो गया वो 0 हो गया और जो चाहिए वो सिर्फ y चाहिए। और यहां पे क्या निकल के आ रहा है कि आपको सिर्फ x चाहिए और y जो हो गया वो आपका 0 हो गया, जो कि गलत होता है क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको एक की रिक्वायरमेंट है दूसरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। Another characteristics feature or of indifference curve is that it will not touch the x-axis or y-axis. This is born out of our assumption that consumer is considering different combination of two commodities. आपको याद होगा पीछे हमने पढ़ा था कि हमें कॉम्बिनेशन बनानी है बहुत सारी, किसकी? दो कॉमोडिटीज की। If an indifference curve touches y-axis, अगर ऐसा हो जाए कि भाई साहब एक कोई टच कर गया y-axis को at a point P, जो अब पीछे पॉइंट देखा था आपने, as shown in figure 16, it means that consumer satisfied with OP units of y commodity and 0 unit of x commodity. मतलब उसको x नहीं चाहिए, x 0 में चल जाएगा। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू आर एजम्पशन, क्योंकि हमने एजम्पशन ही ये बनाई है, क्या बनाई है कि भाई साहब हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, किसके? दो कॉमोडिटीज के, एक कॉमोडिटी का नहीं बनाना। एक कॉमोडिटी वाली बात तो कौन कर रहा था? आपका MU एनालिसिस, जिसको हम कह रहे थे कि गलत है।
क्योंकि इंसान कभी भी ज्यादा कम्युनिटीज प्रेफर करना चाहता है। तो इसी का एक अपडेटेड वर्जन आया जहां पर हमने कहा था कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस को देखेंगे जो कि 2 कम्युनिटीज का होगा, और अगर कभी भी ये टच कर जाएगा किसी भी एक्सेस को तो उसके ये मतलब निकलता है कि उसको दूसरी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, विच इज अगेंस्ट दी assumption, जो कि इसका बेस assumption है, that the consumer want both commodities although in smaller or larger quantities। मतलब कि चाहिए भाई साहब को दोनों, ये हो सकता है कि कोई सा कम चाहिए होगा, कोई सा ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन चाहिए दोनों। Therefore an indifference curve will not touch either the x axis or the y axis। This is the conclusion जो कि आपने यहाँ पे देख लिया, और ये उसको आपको ग्राफ बना के दिखाया गया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, सपोज किसी को ओपी चाहिए तो मतलब इसको सिर्फ y की जरूरत है, यहाँ पे x हो गया 0, जो कि आपका एजम्पशन को डिफीट कर रहा है, इसलिए इसको कभी भी नहीं माना जाता। तो ये कुछ आपको यहाँ पे इसके फीचर्स पता लगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, और हर एक फीचर अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान दोगे तो हर एक फीचर अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इन सारे फीचर्स को, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट बेसिकली क्या होगा, वो आपका एक तरीके से लास्ट पार्ट होगा इस यूनिट का, जिसके अंदर हम बजट लाइन की बात करेंगे और उसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट है आपका इक्विलिब्रियम का, उसकी बात करेंगे, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक, स्टे कनेक्टेड।